नमस्कार आप सभी को। प्रश्नोत्तरी सेशन के पहले क्लास में स्वागत है आप सभी का। और प्रश्नोत्तरी सेशन के बारे में जैसे आपको पूर्व में अवगत कराया गया था, यहाँ पर जो हमारे विषय होंगे वो 4 विषयों को लेकर के हम चलेंगे, जो कि हमारे एक प्रकार से आप कह सकते हैं आधार हैं। और इन विषयों में यदि हम बात करें तो सबसे पहला इतिहास आता है, जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज आपको देखने को मिलता है, और इसी के लगभग समान ही वेटेज आपको सामान्य विज्ञान का देखने को मिलता है। और तीसरा जो इसी के आसपास वेटेज देखने को मिलता है वो होता है समसामयिकी का। ठीक है, तो समसामयिकी हो गया, और समसामयिकी के साथ साथ आपका विज्ञान का सेक्शन हो गया, और इतिहास, ये 3 आपके प्रमुख विषय थे। और इसके साथ साथ आपको बोला गया था कि मैथ के सिलेक्टेड टॉपिक यहाँ पे रखे जाएंगे, और प्रत्येक दिन हम एक एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। और इस प्रकार से महीने में यदि हम बात करें तो कम से कम हमारे 4 से 5 मैथ वाले टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक सेशन में एक टॉपिक पूरा समग्रता से समाप्त हो, तो उसके लिए 2 सेशन 3 सेशन कंटिन्यू हमारा रहेगा। लेकिन क्योंकि आज पहली क्लास है, पहली क्लास होने के कारण आज इसमें जो प्रश्न है, प्रश्न की संख्या भी अभी यहाँ पे सीमित है। प्रश्न यहाँ पे टोटल जो आज रखे गए हैं लगभग 15 से 20 प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं आज इस सेशन में। और इसके साथ साथ जो प्रश्न हैं आज यहाँ पे, क्योंकि पहला सेशन था, अभी शुरुआत करनी थी, तो यहाँ पे अभी 2 ही विषय रखे गए हैं। और ये दोनों विषय हैं, इसमें एक इतिहास आप देखोगे, और इतिहास के साथ साथ जो दूसरा विषय आप देख रहे हो वो सामान्य विज्ञान के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। दोनों से जुड़े हुए कुछ चिन्हित प्रश्न हैं, और अभी जो भी प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे हो, इन सेशन के माध्यम से जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी प्रश्न आप ऐसा कह सकते हैं कि विगत वर्षों में बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं, मतलब विगत वर्षों का आप अध्ययन कर रहे हो। अभी यहाँ पे कुछ नए प्रश्न नहीं रखे जा रहे हैं, पहले सभी टॉपिक से जुड़े हुए विगत वर्षों में किस प्रकार से प्रश्न आए हैं, पिछले 10 वर्षों में बीपीएससी का क्या पैटर्न रहा है, उस आधार पर इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे रखा गया है, तो नवीनतम प्रश्न अभी नहीं है। पहले एक बार हमारी चर्चा इन प्रश्नों को लेकर के समाप्त हो जाए, उसके बाद फिर हम अपने इसी सेशन में नवीनतम प्रश्नों को भी जगह देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके, और आपको बता दें कल का जो टॉपिक होगा, सबसे पहले कल के टॉपिक के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कल का टॉपिक क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा। कल का टॉपिक जीव विज्ञान में यदि हम बात करें तो कोशिका एवं ऊतक, और यदि हम इतिहास में बात करें तो पाषाण युगीन संस्कृति और सैंधो सभ्यता। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो सैंधो सभ्यता का रहेगा, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इसके बाद मैथ का जो टॉपिक आप देखोगे कल के सेशन में वो है महत्तम एवं लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, तो महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त की यहाँ पे हम बात करेंगे। और करंट अफेयर्स में यदि हम बात करें तो करंट अफेयर्स में आपको जनवरी 2023 से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे, जनवरी 2023 से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये कल के टॉपिक हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, और अनिवार्य रूप से वीडियो समाप्त होने के उपरांत आपको यह बताना जरूरी है कि सेशन कैसा है, क्या सुधार आप इसमें चाहते हैं, इन सब के बारे में आप हमें बताएंगे। और आज सुबह 5 बजे के टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जो क्लास हुई थी, आप में से काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। उम्मीद करता हूं कि ये नियमित बने रहेंगे और अपनी चीजों को इसी प्रकार से हम लगातार बेहतर करते रहेंगे। चलिए बताइएगा, पहला प्रश्न है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी। एक पुस्तक का यहाँ पे नाम दिया गया है, और बोला जा रहा है कि ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि आप जानते हैं ई विकल्प अभी हाल ही में इन्वॉल्व हुआ था आपकी परीक्षा में, तो ई विकल्प है, इसका मतलब ये नवीनतम प्रश्न है। तो बताइएगा, चलिए बताइएगा, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसके द्वारा लिखी गई है, आपको बताना है। यहाँ पे टेसियस, प्लेनी, टॉलमी और स्ट्रेबो का नाम आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको बता दें, ये जो एक प्रकार से ग्रंथ इसको बोला जाता है, ये जो ग्रंथ जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है, इसके बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले इसके बारे में बोला जाता है कि ये जो ग्रंथ है, ये जो ग्रंथ है ये यूनानी लेखकों द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? यूनानी लेखकों द्वारा ये लिखा गया ग्रंथ है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब यूनानी लेखकों की हम बात करते हैं कि भाई ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा कि इसका जो लेखक है, जिनके द्वारा ये लिखा गया है, उनके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, मतलब किसी अज्ञात लेखक द्वारा ये लिखा गया है। तो याद रखिएगा ई विकल्प इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसके लेखक के बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं है। यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, क्या चीजें और पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे टालमी आप देख रहे होंगे, टालमी के बारे में, टालमी की जो रचना है उसको क्या बोलते हैं, याद रखिएगा टालमी का भूगोल। ठीक है, टालमी का भूगोल आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है, टालमी का भूगोल, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है।
टालमी के भूगोल के साथ साथ आपको पता होगा यहाँ पे एक नाम और देखने को मिल रहा है, ये नाम है प्लिनी। इनके बारे में भी हम बात करें तो इनकी एक रचना है जो अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलती है, जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों जानकारी आप नोट कर लीजिएगा, इन दोनों लोगों के जो रचनाएं हैं उसके बारे में अनिवार्य रूप से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय दूंगा और इसको रिकॉर्डेड इसलिए रखा गया है क्योंकि अभी हम प्रारंभिक दौर में हैं, अभी हम चीजों को सीख रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं और अभी हमारा फोकस ज्यादा है कि जो हमारे साप्ताहिक लक्ष्य हैं उनको जल्दी से जल्दी हम कवर कर सकें। तो वीकली टारगेट को अभी हम फोकस कर रहे हैं, वीकली टारगेट को जल्द से जल्द समाप्त करने पर अभी हमारा फोकस है, प्राथमिकता हमारा वही है। तो इसीलिए अभी इस सेशन को हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे रख रहे हैं कि यहाँ से समय की बचत हो और अभी हम पूरा फोकस अपने टारगेट पे कर सकें। इसको बताइएगा, चीनी यात्री सुंग युन ने भारत यात्रा की थी कब? चीनी यात्री सुंग युन ने भारत यात्रा कब की थी आपको बताना है। आप जानते हैं चीनी यात्रियों की बात आती है जब, तो ह्वेन त्सांग का नाम आता है, फॉहयान का नाम आता है और सुंग युन का नाम आता है। आपको बता दें कि जिस समय फाहयान भारत आया था उसी समय सुंग युन भी भारत आया था। तो फाहयान और सुंग युन इन दोनों का जो समय काल है वो लगभग समान है। और कब आया था यदि इसके बारे में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 515 से 520 ईस्वी के बीच ये भारत आया था। याद रखना जरूरी है क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और एक पूछा गया आपकी परीक्षा में प्रश्न है। तो 512 से 520 ईस्वी के बीच ये भारत आया था, ये आपको पता होना चाहिए। यदि पूछ लिया जाए कि भाई फाहयान जो था ये किसके समय काल में भारत आया था, तो यहाँ पे आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय काल में जो है ये भारत आया था, ये आपको पता होना चाहिए। किसके समय काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय काल में ये भारत आया था। हमने आपको बताया कि ह्वेन त्सांग भी एक चीनी यात्री था। ह्वेन त्सांग किसके समय काल में भारत आया था? तो याद रखिएगा ये हर्षवर्धन के समय काल में भारत आया था, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ यदि हम बताएं तो आपको पता होना चाहिए एक और यात्री के बारे में, अरब यात्री के बारे में जब बात आती है अल बरूनी, ठीक है। अल बरूनी किसके समय काल में भारत आया? तो याद रखिएगा ये समय काल था महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी के साथ ही ये भारत आया था, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ आपको बता दें अल बरूनी की एक पुस्तक है जो पूछी जाती है जिसका नाम है किताब उल हिंद, ये भी आपको याद रखना है। किताब उल हिंद ये इनकी रचना है। और इसके साथ साथ किताब उल हिंद के साथ साथ आपको तहरीक हिंद भी याद रखना है, वह भी अल बरूनी की रचना है। तो कुछ विदेशी यात्री जो भारत आए विभिन्न समय काल में, चाहे वो अरब यात्री रहे हों, चाहे वो यूनानी रहे हों, चाहे वो चीन के यात्री रहे हों, इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि किस संबंधित शासक के समय काल में वो भारत आए। यदि उनकी कोई रचना है तो उन रचना के बारे में, उन रचनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। उन रचनाओं में किसका जिक्र किया गया है यह भी आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी आपने देखा, जितने भी यूनानी यात्रियों को देखा आपने, चाहे वो चीन के यात्रियों को आपने देखा या आपने देखा अरब यात्रियों के बारे में, तो उनकी जो रचनाएं हैं उनकी रचनाओं की एक सूची बना लीजिए, किसके समय काल में वो भारत आए उसकी एक सूची बना लीजिए। और उसके साथ साथ उन जो रचनाएं थी जो उनकी, उनमें किस विषय वस्तु के बारे में वर्णन किया गया है उसकी भी एक प्रॉपर सूची आप बना लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 3। इंडिका का लेखक कौन था? ये तो कॉमन सा प्रश्न है, तो देखते ही आप जवाब दे देंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो रट गया होगा। बताइएगा इसका लेखक कौन था? इंडिका का लेखक कौन था? फास्ट जवाब दीजिएगा। इंडिका का लेखक कौन था? देखो इंडिका की बात हो रही है तो याद रखिएगा मेगास्थनीज की इंडिका थी, तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। एक रचना आपने सुना होगा अर्थशास्त्र, क्या आप बता सकते हैं अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले नाम किसका आता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र बोलते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य नाम आता है। कौटिल्य के साथ साथ यहाँ पे यदि आप मान लीजिए विकल्प में कौटिल्य ना दिया हो तब फिर आप किस नाम को टिक करेंगे? तो आप टिक करेंगे विष्णुगुप्त को, याद रखिएगा विष्णुगुप्त को। तो दोनों नाम आपको याद रखना है, किस संबंध में? अर्थशास्त्र के संदर्भ में दोनों नाम आपको याद रखना है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त दोनों नाम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 4।
क्या कहा जा रहा है यहाँ पे बोला जा रहा है आपसे कि कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है। क्या बोला जा रहा है? कल्हड़ एक लेखक हैं, बोला जा रहा है इनकी पुस्तक का क्या नाम है आपको बताना है। चलिए बताइएगा, कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? सभी को जवाब देना है। सभी को जवाब देना है, बताइएगा। और यहाँ पे कुछ और रचनाओं के बारे में मैं लिख रहा हूं और इनके बारे में भी आपको जवाब देना है कि ये किसकी रचना है। ठीक है, सबसे पहले जो आपसे प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में बताएं। चलिए देखिए, यहाँ पे कल्हड़ के बारे में बात हो रही है तो आपको बता दें, कल्हड़ की पुस्तक के बारे में हम बात करें, इनकी रचना थी राज तरंगिणी। ठीक है, कल्हड़ की राज तरंगिणी, ये आपका सही उत्तर है। यहाँ पे कुछ अन्य रचनाओं के बारे में मैंने आपके बारे लिए रखा है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बात हो रही है विक्रमादेव चरित्र की। ठीक है, तो ये किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये बिल्हड़ की रचना है, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए रघुवंशम किसकी रचना है तो आपको बताना है कालिदास, रघुवंशम कालिदास की रचना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए मृच्छकटिकम किसकी रचना है तो मृच्छकटिकम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये शूद्रक की रचना है। मृच्छकटिकम पूछा जा सकता है। ठीक है, शूद्रक की रचना है। और इसके बाद एक और याद रखिएगा मालविकाग्निमित्रम, और मालविकाग्निमित्रम जो रचना है यह भी कालिदास की रचना है। तो यहाँ पे कालिदास की दो रचनाएं आपको पता होना चाहिए, एक रघुवंशम पता होना चाहिए और दूसरा मालविकाग्निमित्रम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनको नोट करते हुए चलिएगा और उम्मीद करता हूँ ये सब आपको याद होगा, क्योंकि लगातार आप तैयारी से जुड़े हैं तो ये बहुत सामान्य से प्रश्न आज के इस सेशन में रखे गए हैं। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं आपको बताना है। चलिए बताइएगा। फास्ट जवाब। क्या बोला जा रहा है? किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? जब अभिलेखों की बात आती है तो आपने पढ़ा होगा हाथी गुम्फा अभिलेख, सबने पढ़ा होगा। ठीक है, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख सबने पढ़ा होगा। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति हो गया, हाथी गुम्फा अभिलेख हो गया, इसके साथ साथ नासिक अभिलेख हो गया, ग्वालियर अभिलेख हो गया। इन सभी के बारे में आप सबको जानकारी होगी। नासिक अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख नहीं होगी तो आज नोट कर लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले बोला जा रहा है रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन कहाँ पे किया गया है, तो रुद्रदामन से संबंधित जो आप कह सकते हो अभिलेख है वो है जूनागढ़। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है, रट कर जाइएगा इसको। अब यहाँ पे हमने बताया आपको कि हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में यदि हम बात करें तो ये संबंधित है किससे? खारबेल के शासनकाल से संबंधित है, खारबेल से संबंधित है। ठीक है, और खारबेल से संबंधित है तो इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा इसमें खारबेल के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन किया गया है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध है खारबेल से और इसमें खारबेल शासन के दौरान की विभिन्न घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसके बाद आप देख रहे हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के बारे में यदि हम बात करें तो याद रखिएगा प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है ये संबंधित है समुद्रगुप्त से। किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। और इसमें समुद्रगुप्त के विभिन्न अभियानों के बारे में, विभिन्न विजयी अभियानों के बारे में वर्णन किया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है नासिक। नासिक की यदि हम बात करें तो गौतमी बलश्री से संबंधित है। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमी बलश्री से, गौतमी बलश्री से इसका संबंध है। और इसमें किस बात का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा इसमें सातवाहनकालीन जो शासक थे उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो नासिक अभिलेख में किसका वर्णन है? सातवाहनकालीन शासकों का वर्णन है। और ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है गौतमी बलश्री से। इसके बाद आप लास्ट में देख रहे होंगे ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख की यदि हम बात करें तो ये विशेष रूप से भोज प्रतिहार से संबंधित है।
किससे संबंधित है? भोज प्रतिहार से संबंधित है, ठीक है। और इसमें वर्णन किस चीज का किया गया है? तो इसमें याद रखिएगा कि गुर्जर प्रतिहार शासकों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो ये आप अपने यहाँ पे 5 अभिलेखों के बारे में देखा, आपने हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में देखा, जूनागढ़ के बारे में देखा, प्रयाग प्रशस्ति, नासिक अभिलेख और ग्वालियर अभिलेख के बारे में देखा। ये पांचों आपको पता होने चाहिए। दोबारा कभी भी इनकी चर्चा हो तो आपको कुछ भी यहाँ पे समय नहीं लगना चाहिए इसका जवाब देने, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 7 क्या बोला जा रहा है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये भी पूछा गया प्रश्न है आपके यहाँ। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? सबसे पहले भी आपने देखा था, यदि आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि अर्थशास्त्र जो रचना है किसकी है। 2 नाम मैंने आपको बताए थे कि यदि यहाँ पे कौटिल्य मिल जाते हैं तो कौटिल्य को टिक करोगे, विष्णुगुप्त मिलते हैं तो आप विष्णुगुप्त को इस संदर्भ में टिक करोगे। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इनका जो अर्थशास्त्र है वो कितने अधिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो कितने अधिकरणों में विभाजित है, ये आपको बताना है। तो चलिए बताइएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 4 विकल्प हैं, 11, 12, 14 और 15। इनमें से सही उत्तर आपको बताना है। तो यहाँ पे बात हो रही है अधिकरणों की, कि इनका जो अर्थशास्त्र है कितने अधिकरणों में विभाजित है। याद कर लीजिएगा, ये अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है, ठीक है। अब अधिकरण याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसको बताइए। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, ठीक है। जब अशोक के अभिलेखों की लिपि के बारे में पूछा जाता है तो ये बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। जवाब दीजिएगा कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप, HD सांकलिया, SR गोयल, BN मिश्रा। इनमें से आपको सही जवाब देना है। चलिए बताइएगा। देखो, इसका सही उत्तर है जेम्स प्रिंसेप। ए विकल्प जेम्स प्रिंसेप इसका सही उत्तर, ठीक है। चलिए इसको बताइए। हर्ष चरित्रम नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्ष चरित्रम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, आपको बताना है। हर्ष चरित्रम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त या विमलगुप्त, परिमलगुप्त। इनमें से सही जवाब कौन सा है, आपको बताना। चलिए बताइएगा, हर्ष चरित्रम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना। देखो, इसका सही उत्तर क्या है, नोट कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर है बाणभट्ट। इसको बताइए। अब इसके बारे में तो पूर्व में बात हुई, लेकिन कितने लोगों को याद है ये देखना जरूरी है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस, इसकी चर्चा अभी पूर्व में हुई है, तो उम्मीद करता हूं इसका सही जवाब आप बताएंगे। चलिए, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाख दत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट या कल्हड़? चलिए, मुद्रा राक्षस याद रखिएगा, विशाख दत्त। प्रश्न संख्या 10, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो कौन सा है? किस स्रोत में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन दिया गया है, ये आपको बताना है। दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक के शिलालेख। पाटलिपुत्र प्रशासन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि पाटलिपुत्र प्रशासन की चर्चा कहाँ पे की गई है। आपने पढ़ा होगा मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसी में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन किया गया है, तो इसका भी सी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसके बाद अब हम आते हैं सामान्य विज्ञान के प्रश्नों में, और सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न हैं उनकी संख्या यहाँ पे सीमित है। 7 से 8 प्रश्न आपको पहले टॉपिक से देखने को मिलेंगे, जो टॉपिक आपको बताया गया था। यहाँ बोला गया है कीट भक्षित जो पौधे होते हैं वो मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? सामान्य सा प्रश्न है, अभी हम आज पहली शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए प्रश्नों का जो लेवल है वो बहुत सामान्य सा है। कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? पानी की कमी से, मैग्नीशियम की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से या कैल्शियम की कमी से? इनमें से किसकी कमी से कीट भक्षी जो पौधे होते हैं वो मिट्टी में पनपते हैं, आपको बताना है। चलिए बताइएगा। देखो, कीट भक्षी पौधों की यदि हम बात करें तो कीट भक्षी जो पौधे होते हैं वो मृदा में नाइट्रोजन की कमी से पनपते हैं। यहाँ पे हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं एक प्रश्न यहाँ भी पूछा जाता है कि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस फसल की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा,
नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की जब हम बात करते हैं तो दलहन की बात की जाती है। ये भी आपको याद रखने की जरूरत है कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए दलहन की फसल जो है आवश्यक है, दलहन आवश्यक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की जो क्षमता है वो विद्यमान होती है। प्रश्न संख्या 12, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसको कहते हैं क्या? 4 विकल्प यहाँ पे दिए हुए हैं, इन 4 विकल्पों में से आपको बताना। यहाँ पे कवक की यदि हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे शैवाल और कवक की बात की गई, तो कवक के बारे में एक जानकारी आपको याद रखना है, पता होना चाहिए कि कवक की कोशिका भित्ति की जब बात करते हैं कि भाई कवक की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, तो याद रखिएगा कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इस प्रश्न पर आ जाते हैं। बोला जा रहा है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं, इसको कहते हैं म्यूटुलिज्म। ठीक है, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को हम क्या कहते हैं? जीव जहां पे विद्यमान होता है, जहां पे वो रहता है, उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? बहुत सामान्य सा प्रश्न है और कई बार विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। कई बार विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसलिए अनिवार्य है बताएं। आवास, पारितंत्र, निकेत या बायो? आवास, पारितंत्र, निकेत या बायो? याद रखिएगा इसको बोलते हैं आवास। इसको बताइएगा। जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई, आपको बताना है। जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई? आप जानते हैं जीवाणु की चाहे बात कर लीजिए आप, और जीवाणु के साथ साथ यदि मैं बात करूं तो नील हरित शैवाल की बात कर लीजिए। जीवाणु और नील हरित शैवाल जो हैं, इनका संबंध यदि पूछ लिया जाए किस जगत से है, तो यह भी आपको याद रखना है कि इनका संबंध है मोनेरा जगत से। किस जगत से इनका संबंध है? इनका संबंध है मोनेरा जगत से। और यहाँ पे एक चीज और आपको पता होना चाहिए, पढ़ा होगा आपने कि जब हम मोनेरा जगत की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इस जगत के जो जीव हैं या जो भी इस जगत में समाहित हैं, उनमें कोशिका जो पाई जाती है किस प्रकार की पाई जाती है? तो उसमें कोशिका जो है वो प्रोकैरियोटिक पाई जाती है। क्या मोनेरा जगत में आने वाले जीवों में केंद्रक झिल्ली पाया जाता है? तो आपका जवाब होगा कि इस जगत में आने वाले जो जीवाणु होते हैं या नीलहरित शैवाल होते हैं, उनमें कोशिका झिल्ली जो है वो अनुपस्थित होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें सम्मिलित कौन, मोनेरा जगत में आते कौन कौन से हैं? तो मोनेरा जगत में पहला तो जीवाणु आपने देख लिया, दूसरा नीलहरित शैवाल आपने देख लिया, माइक्रोप्लाज्मा आपने देख लिया, और साइनोबैक्टीरिया आपने देख लिया। तो ये सभी के सभी कहाँ पे आते हैं? मोनेरा जगत में आते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जीवाणु की खोज किसने की? तो याद रखिएगा ल्यूवेनहॉक द्वारा जीवाणु की खोज की गई थी। डी विकल्प इसका सही उत्तर। चलिए इसको बताइए। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो कौन सा है? सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन में सक्षम है वो कौन सा है? आपको बता दें ये जो जीव है ये मोनेरा जगत से संबंधित है और इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, साथ ही साथ केंद्रक झिल्ली इसमें अनुपस्थित होती है। और जब हमने बात किया कि ये संबंधित है कहाँ से? मोनेरा जगत से, तो अभी अभी दो आपने पढ़ा था कि भाई जीवाणु भी मोनेरा जगत से संबंधित है और माइक्रोप्लाज्मा भी मोनेरा जगत से संबंधित है। तो सबसे पहले तो इसी पे ध्यान आपका आना चाहिए और आपको बता दें इसका सही उत्तर है माइक्रोप्लाज्मा, सी विकल्प। इसको बताइएगा। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन या बहुगुण सूत्रता। अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में जो अत्यधिक विविधता पाई जाती है उसका कारण क्या है? याद रखिएगा जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। ठीक है, सी विकल्प सही उत्तर। इसको बताइएगा। डाल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डाल्फिन किस वर्ग में आते हैं? देखो सामान्य सा प्रश्न है ये, डाल्फिन किस वर्ग में आते हैं आपको बताना है।
डॉल्फिन किस वर्ग में आते हैं आपको बताना है, मत्स्य में, उभयचर, सरीसृप या स्तनी वर्ग में। डॉल्फिन की बात की जा रही है, आपको बता दें डॉल्फिन स्तनी वर्ग में आते हैं। आज का लास्ट प्रश्न, इसके बाद कुछ फैक्ट हैं जिनकी चर्चा हम करें। एम्फीबिया क्या बताता है? एम्फीबिया क्या बताता है आपको बताना। 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको बताना है कि एम्फीबिया जो होता है ये क्या बताता है। चलिए बताइएगा, एम्फीबिया क्या बताता है। देखिए एम्फीबिया की बात करें तो एम्फीबिया की बात करें तो याद रखिएगा, एम्फीबिया जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं के बारे में बताता है। तो याद रखिएगा डी विकल्प इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पे कुछ प्रीलिम्स फैक्ट हैं, और ये जो प्रीलिम्स फैक्ट हैं इसी टॉपिक से संबंधित हैं, और इसी टॉपिक से संबंधित प्रीलिम्स फैक्ट आज आपको देखने को मिलेगा। और कल से प्रयास रहेगा, जैसे 2 विषय हम प्रमुख से लेके चल रहे हैं प्रमुखता से, इतिहास और सामान्य विज्ञान, तो दोनों से संबंधित टॉपिक से जुड़ा हुआ प्रीलिम्स फैक्ट भी हम आपको उपलब्ध कराएं। अब यहाँ पे है, जैसे कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो याद रखिएगा कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। दूसरा, कैरोलस लीनियस का नाम आपको याद रखना है, क्यों? क्योंकि कैरोलस लीनियस को वर्गकी का पिता कहा जाता है। कैरोलस लीनियस को वर्गकी का पिता कहा जाता है। तीसरा, जीव जहां रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा था कि भाई जीव जहां रहता है उस सटीक जगह को हम आवास कहते हैं। अगला, जीवाणु तथा नील हरित शैवाल किस जगत से संबंधित है? हमने अभी समझा कि ये मोनेरा जगत से संबंधित है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, ठीक है, तो ये मोनेरा जगत से संबंधित है। आगे है, एनिमेलिया जगत के अंतर्गत बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक जंतु आते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, फिर बात हो रही है कि लीनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति विकसित की थी। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। लीनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति विकसित की थी, सिर्फ अभी इतना याद रख लीजिए, अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे अरस्तु की बात हो रही है, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। आगे, जीवाणु भोजी जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु है। हरित पादप जो होते हैं ये प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है, टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधे का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। आर्थ्रोपोडा संघ जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, याद कर लीजिएगा फैक्ट। आर्थ्रोपोडा संघ जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो बात हो रही है पोरीफेरा संघ के जीवों को सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है। आगे है, सीलेंट्रेटा संघ के जंतु जलीय होते हैं जिनका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों में बना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे इकाई नोडरमेंटा जंतुओं में विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो क्या बोला जा रहा है? वर्टिब्रेटा, ध्यान से देखिएगा, वर्टिब्रेटा इसको बोलते हैं कशेरुकी, ठीक है, सर्वाधिक विकसित जंतुओं का आप कह सकते हो वर्ग है। आगे बढ़ते हैं, तो देखने को मिल रहा है साइनोबैक्टीरिया के बारे में है। साइनोबैक्टीरिया को प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव माना जाता है और वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। आगे बढ़ने पे आपको देखने को मिल रहा है WM स्टैनले को वायरस को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले पृथक करने का श्रेय जाता है। जंतु जिनमें परस्पर जनन होता है जातीय स्तर पर सब समान होते हैं। आगे, चपटे कृमि, सीलेंट्रेटा, पोरीफेरा एवं प्रोटोजोआ वर्ग के जंतुओं में देह गुण नहीं पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। देह गुहा, यहाँ पे टाइपिंग में एरर है, देह गुहा नहीं पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। वास्तविक देह गुहा का निर्माण भ्रूणीय परिवर्धना के मिनीड्रम अवस्था से होता है। आगे है, काइटिन युक्त वाह कंकाल कीटों में पाया जाता है। हाइड्रा, याद रख लीजिएगा फैक्ट है, हाइड्रा में बिना मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र होता है। आगे, क्षारीय मृदा में हेलोफाइट्स वर्ग के पौधे अच्छी वृद्धि करते हैं। सर्वप्रथम जेसी बोस ने बताया कि पेड़ पौधे में जीवन होता है। चमगादड़ उड़ने वाला स्तनपायी है, व्हेल सबसे बड़ा स्तनपायी है और दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, इसके बारे में अभी हमने देखा था। आगे बढ़ते हैं,
तो सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु जो है वो नीली व्हेल है, और व्हेल के बारे में आपको काफी कुछ जानकारी होगी। अब कुछ चीजें मैंने अभी आपको बोला कि अभी क्लास के लास्ट में हम उसके बारे में बात करते हैं, तो उस पर हम आ जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा था अरस्तु के बारे में, ठीक है, अरस्तु के बारे में आपने देखा था, क्या देखा था अरस्तु के बारे में? अभी अरस्तु के बारे में अभी देखा आपने कि अरस्तु को क्या बोला जाता है? जीव विज्ञान आप जानते होंगे, जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो अरस्तु को जाता है, याद रखिएगा। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो अरस्तु को जाता है, और इसी के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो अरस्तु के बारे में जानकारी हो गई कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसको हमने समझ लिया। इसके बाद आता है थियोफेस्टस की बात, इनको भी आप याद रखिएगा। थियोफेस्टस, इनके बारे में क्या याद रखना है? इनके बारे में यह याद रखना है कि थियोफेस्टस की जब हम बात करते हैं तो इनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक। ये आपको याद रखना है कि इनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ये तो हो गया वनस्पति विज्ञान का जनक। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा रॉक्सबर्ग। क्या याद रखना है? रॉक्सबर्ग। रॉक्सबर्ग को क्या बोला जाता है? रॉक्सबर्ग को बोला जाता है भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक। इनका भी नाम याद रखिएगा। तो तीन नाम आपने देखा, अरस्तु आपने देखा, थियोफेस्टस आपने देखा, रॉक्सबर्ग आपने देखा। फिर बात आती है कैरोलस लीनियस। किसकी बात आती है? कैरोलस लीनियस की बात आती है। कैरोलस लीनियस की बात आती है। और कैरोलस लीनियस की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पे आप याद रखना है कि कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। वर्गीकी का पिता, कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। ये आपको याद रखने की जरूरत है। इन्होंने जीवों के द्विपद नामकरण की जो आधुनिक अवधारणा थी उसको इन्होंने आगे बढ़ाया। द्विपद नामकरण की जो आधुनिक अवधारणा थी उसको इन्होंने आगे बढ़ाया, और इसी द्विपद अवधारणा को आप द्विनाम पद्धति के नाम से जानते हैं। अब ये द्विनाम पद्धति क्या होता है? जैसे आपने देखा है मानव के नाम के बारे में, होमो सेपियंस आपने पढ़ा है। होमो सेपियंस आपने पढ़ा है, ठीक है। अब होमो सेपियंस में यदि हम द्विनाम पद्धति के आधार पर होमो सेपियंस को देखें तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई प्रत्येक जीव का जो नाम होगा वो दो भाग में वर्गीकृत होगा। पहला भाग जो होगा वो इसके वंश के बारे में बताएगा। मतलब होमो क्या है? होमो वंश है, और सेपियंस क्या है? सेपियंस जाति है, ठीक है। तो ये यहाँ याद रखने की जरूरत है कि द्विनाम पद्धति की जब हम बात करते हैं तो कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति को आगे बढ़ाया, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें कि एक और नाम याद रखना है, R.H. विटेकर। R.H. विटेकर। R.H. विटेकर को क्यों याद रखना है? R.H. विटेकर को इसलिए याद रखना है क्योंकि जो 5 जगत वर्गीकरण आया, तो 5 जगत वर्गीकरण जो है वो R.H. विटेकर द्वारा किया गया। और 5 जगत वर्गीकरण में क्या क्या आया? मोनेरा आ गया, प्रोटिस्टा आ गया, फंजाई आ गया, प्लांटी आ गया, और एनिमेलिया आ गया। तो ये 5 जगत वर्गीकरण भी आपको याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। अब मिलते हैं कल के सेशन में। कल का टॉपिक आपको बता दिया, प्रारंभ में ही बता दिया, तो उसको तैयार करके आइएगा और इस प्रश्नों की सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। आज पहला क्लास है, कैसा लगा जरूर बताइएगा। कुछ आपके सुझाव होंगे तो आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित। धन्यवाद।